आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर में हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जहां हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे, घुलनशीलता की, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे राउल्ट के नियम की, हेनरी के नियम की, आइडियल सॉल्यूशन की और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और नया टॉपिक है हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। हिंदी में इसको बोला जाता है अणुसंख्यक गुणधर्म। सबसे पहले तो इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है ना। तो देखिए ऐसे, देखो नाम में ही क्लियर है, हिंदी में अगर देखेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। देखिए गुणधर्म मतलब होता है प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी कैसी है, प्रॉपर्टी जो है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। ऐसी प्रॉपर्टी जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हो, उनके नेचर पर निर्भर नहीं करती हो, उसे अपन लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। दोबारा ढंग से सुनिएगा एक बार, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है, पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, ढंग से समझिए इस बात को। मैंने पानी में चीनी डाला और दूसरे सैंपल के अंदर में पानी में नमक डाला। चीनी और नमक दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। चीनी जो है वो एक नेटवर्क सॉलिड की तरह काम करेगा, लेकिन अगर अपन NaCl की बात करें, सॉल्ट की बात करें, नमक की बात करें, तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, वो एक आयनिक सॉलिड है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती है जो उनके नंबर्स पर डिपेंड करती है, उनकी खुद की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करे, उसे अपन लोग बोलने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई थिंक यहां तक की बात अपन को समझ में ही है। तो देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म होते हैं जो कणों की, पार्टिकल्स की, परमाणुओं की, है ना, या कणों की, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। इनकी रासायनिक गुणधर्म कुछ भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो इसे अपन बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशन चैप्टर का, पहले ही बता रहा हूं, तो इसलिए अपन को इसको हल्के में नहीं लेना है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। ये कितने टाइप की हो सकती है, मतलब इनके कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो देयर आर 4 एग्जांपल्स कि क्या क्या हो सकता है। तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यार आप लाइक हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन, आपको पता कैसे चलता है कि भाई ये प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये चीज अब अपन देख लेते हैं कि ये चीज का अपन को पता कैसे चलता है, क्योंकि ये चीज अपन को जानना बहुत जरूरी है। हिंदी में भी देखो इनका नाम लिखा हुआ है, जैसे वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन, है ना, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये 4 जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया बच्चों, वो ये है, हमें पता कैसे चला कि ये अणुसंख्यक गुणधर्म हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि इस अणुसंख्यक गुणधर्म की कैलकुलेशन करेंगे तो करेंगे कैसे। तो देखिए एक बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में एक चीज पढ़ी है और वो है वेपर प्रेशर। पढ़ा है अपन लोगों ने, वाष्प दाब के बारे में पढ़ा है। तो अब देखो वाष्प दाब की कहानी अपन लोग रिलेट कर लेते हैं, यहाँ पर वाष्प दाब के बारे में ही जान लेते हैं कि वाष्प दाब क्या है भाई, है ना। और वहीं से ये टॉपिक अपन लोग शुरू करते हैं। देखो अगर आप एक कंटेनर में, एक बीकर में केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन लेते हो, से मान लो आपने सॉल्वेंट ले लिया, ये सॉल्वेंट कैसा है, वाष्पशील है, वॉलेटाइल है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ वेपर्स बनेंगी और वेपर्स क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, होगा। तो इस समय पर जो वेपर प्रेशर होगा उसे आप लोग डिनोट करोगे, हम लोग सॉल्वेंट को ए से डिनोट करते हैं, और इस समय पर जो वेपर प्रेशर होगा उसे अपन PA0 से डिनोट करते हैं, राइट। अब आप क्या करने वाले हैं, आप इसके अंदर में कुछ सॉल्यूट जोड़ने वाले हैं। आप इसमें क्या जोड़ने वाले हैं, सॉल्यूट जोड़ने वाले हैं। और सॉल्यूट कैसा है, यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल है। सोल्यूट कैसा है, इसमें नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जोड़ा आपने, तो वो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पूरी तरह से इस सोल्यूशन में अवेलेबल हो गया, घुल गया है पूरी तरह से, तो वो हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि वो सरफेस पर भी, टॉप सरफेस पर भी अवेलेबल होगा। अगर टॉप सरफेस पर अवेलेबल होगा, मेरी बात समझिएगा जरा, अगर टॉप सरफेस पर अवेलेबल होगा तो वेपर प्रेशर के मान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, हाँ या ना? वेपर प्रेशर के मान में कमी आ जाएगी, क्योंकि वेपर प्रेशर की, वाष्प दाब की डेफिनेशन ही यही होती है कि वाष्प दाब किसी भी द्रव की वाष्प द्वारा लगाया गया वह दाब है जो द्रव की ऊपरी सतह पर लगता है। यही होता है ना, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the vapors of liquid on the top surface of the liquid component, on the top surface of the liquid surface of the liquid। यही तो बोलते हैं हम लोग, टॉप सरफेस के ऊपर लगने वाला है। लेकिन अब टॉप सरफेस पे क्या अवेलेबल है? टॉप सरफेस पे तो सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स अवेलेबल है, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स कैसे हैं? नॉन वॉलेटाइल है, अवाष्पशील है। अब जिसकी वाष्प बनी नहीं तो उसके ऊपर थोड़ी दाब लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता ना। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप विलियन बना लेते हो, भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल जाए, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा क्या? तो एक चीज देखो, सॉल्यूशन बन गया तो अपन को पता चल गया कि सॉल्यूशन का वाष्प दाब जो होगा वो पहले की तुलना में कम होगा, क्योंकि अब ऊपरी सतह पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स नहीं है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स हैं, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर वाष्प दाब नहीं लगाया जा सकता। ये बात तो समझ में आ गई। तो इसका मतलब अपने को इस पूरी थ्योरी से क्या समझ में आया? अपने को इस पूरी थ्योरी से ये चीज समझ में आई कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, राइट? तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज अपन को क्लियर है। अब एक बात बताओ, वेपर प्रेशर कम होता है ना, मैंने पानी में थोड़ा सा ही, मतलब उस सॉल्यूशन में थोड़ा सा ही सॉल्यूट डाला था, 5 ग्राम मान लो, अब मैंने उसको बढ़ा के 20 ग्राम कर दिया। क्या क्वांटिटी बढ़ गई है? सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ गई है। सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा, इसका मतलब आप ऊपरी सतह पर और ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे ना, होंगे। जब ऊपरी सतह पर और ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे तो इसका मतलब अब वाष्प दाब का मान और भी कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे सॉल्यूट का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वाष्प दाब में कमी आती जाएगी। यही तो बात है ना, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट का नेचर कुछ भी हो, पानी में जाके वो कुछ भी कर रहा हो, विलियन में जाके वो कुछ भी कर रहा हो, सॉल्वेंट के साथ कैसे भी अभिक्रिया कर रहा हो, लेकिन सॉल्यूट के नंबर को ऊपर नीचे करने से, सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा करने से, सॉल्यूट की क्वांटिटी और ज्यादा करने से क्या चीज में परिवर्तन आ रहा है? वेपर प्रेशर में परिवर्तन आ रहा है। वेपर प्रेशर कम और कम और कम और कम होता जा रहा है। यही तो मतलब हुआ ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये और कम और कम और कम होता जाता है। यही तो मतलब हुआ ना। अब जब और कम होता जा रहा है, आप खुद ही बताइए, तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ कि वेपर प्रेशर या उससे जुड़ी हुई जितने भी गुणधर्म हैं वो इनकी संख्या पर, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब कौन से कण हैं ये कण है सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के नहीं, सॉल्यूट के कण हैं जो कि नॉन वॉलेटाइल होते हैं। ये बात अपन को समझ में आया कि नहीं आया? राइट, ठीक है, यहां तक की बात अपने को क्लियर है। तो मैं 1-2 प्रॉपर्टीज और आपको बताता हूं, है ना? ये चाहे तो जो बात मैं बोल रहा हूं आप एक पॉज ले लीजिए, वीडियो में रोक लीजिए और इसको लिखते भी जाइए साथ साथ में, ठीक है? एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिख रहा हूं, है ना? ये किसके लिए सबसे ज्यादा वैलिड होती है? वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। मतलब ज्यादा क्वांटिटी सॉल्यूट की मिक्स नहीं करनी है। बोले क्यों? इसलिए मिक्स नहीं करनी है क्योंकि सॉल्यूट की ज्यादा क्वांटिटी होगी तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है। इसलिए अपन लोग क्या करते हैं कि इसकी क्वांटिटी क्या लेनी चाहिए? न्यूनतम लेनी चाहिए, ताकि विलयन कैसा रहे? तनु विलयन बना रहे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बना रहे। पहले तो ये बताइए, ये बात अपने को समझ में आती है या नहीं आती है?
राइट, ठीक है। आप बोले कि सर क्वेश्चन में ज्यादा दे दिया, तो ज्यादा दे दिया तब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो अप्लाई होगी, लेकिन परफेक्टली किस में होती है, तो परफेक्टली वैलिड जो होती है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस में ही होती है। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तो आपको लगाना ही पड़ेगा वो चीज तो, लेकिन अभी ये चीज अपन को यहां पर समझनी चाहिए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है। किसके पार्टिकल के नंबर पर, सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है। पहली बात तो ये समझ में आ गया। दूसरी बात आप देखो, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि ये जो आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो भैया वेपर प्रेशर या उससे जुड़ी हुई जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज या तो वेपर प्रेशर है या उनसे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज है। तो अपन लोग अब इन्हीं की बात करेंगे, वेपर प्रेशर या इनसे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में RLVP भी बोलते हैं अपन लोग। देखिए क्या मतलब है इसका, देखो अगर वर्ड के हिसाब से चलें तो वेपर प्रेशर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। रिलेटिव का मतलब क्या है, वो बाद की बात है। वेपर प्रेशर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसका मतलब ये चीज मैं आपको बोल सकता हूं क्या, कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ solution is always lower than that of solvent because सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सॉल्यूट कैसा है भाई, नॉन वॉलेटाइल है। तो अब एक चीज समझो, पहली बात तो वो सॉलिड है, दूसरी बात वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब ठोस पदार्थ है जिसको वाष्प में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जो कि अवाष्पशील है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तो ठोस कणों के रूप में ही रहेगा। और ठोस कणों पर कभी दाब लगाया जा सकता है क्या, ठोस पर कभी दाब लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि ठोस कैसे होते हैं, ठोस जो होते हैं वो इनकंप्रेसिबल होते हैं, असंपीड्य होते हैं, है ना। तो देखो सॉलिड्स कैसे होते हैं, सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई दाब लगाया ही नहीं जा सकता। तो अब आप देखो जरा इस डायग्राम से आप लोग एक बार समझो, ये ऑलरेडी आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बट इसको एक बार और बेटर तरीके से समझ लें, इसलिए ये वाला डायग्राम जो है अपन यहां पर बना रहे हैं। देखो अब इसके अंदर में हमने सॉल्यूट मिक्स किया, और सॉल्यूट कैसा है, ठोस है। तो ठोस के छोटे छोटे कण, ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण कहां पर अवेलेबल होंगे, यहां ऊपरी सतह पर अवेलेबल होंगे। अब देखो क्या सिर्फ ऊपरी सतह पर अवेलेबल होंगे, जी नहीं, सब जगह अवेलेबल होंगे, लेकिन अपन अपने डिस्कशन के लिए सिर्फ ऊपरी सतह को ही लेते हैं, क्योंकि वाष्प दाब हमेशा और हमेशा ऊपरी सतह पर ही लगाया जाता है। ये बात अपन को क्लियर हो गई। यहां पर भी है, लेकिन यहां पर अपन लोगों को बहुत ज्यादा डिस्कस करने से फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पर वाष्प दाब की गणना नहीं की जाती। वाष्प दाब की गणना हमेशा द्रव की सतह पर, लिक्विड की सतह पर की जाती है, टॉप सरफेस पर की जाती है, ठीक है। अब आप देखिए कि पहले आपके पास में सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल्स थे, लिक्विड के पार्टिकल्स हुआ करते थे। तो लिक्विड के हर पार्टिकल पर लगने वाला दाब वाष्प दाब की गणना में आता था, वाष्प दाब की कैलकुलेशन में आता था। अब देखो जरा, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो अब यहां पर दो तरीके के कण उपस्थित हैं इस ऊपरी सतह पर। एक
द्रव के कण जिसे अपन विलायक के या सॉल्वेंट के कण भी बोल सकते हैं। और दूसरे कौन से कण उपस्थित हैं यहाँ पर? दूसरे कण उपस्थित हैं, ढंग से समझिए, दूसरे कण उपस्थित हैं जो विलेय के कण हैं, जो कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है और वो उसका नेचर कैसा है, फिजिकल स्टेट कैसी है उसकी, सॉलिड। तो अब बताओ, ठोस पदार्थों पर तो वाष्प दाब लग ही नहीं रहा, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो टोटल दाब जो आप लगाने की कोशिश कर रहे हो वो सॉल्वेंट के कणों पर भी लग रहा है और सॉल्यूट के कणों पर भी लग रहा है। यही है ना भाई, यहां पर जो ये दाब लग रहा है इसको अपन बोल देते हैं पी टोटल। तो ये जो पी टोटल है ना, ये आप चाहो तो इस पी टोटल की जगह आप इसको लिख सकते हो पी सोल्यूशन। भाई सोल्यूशन बन गया ना, अब तो सॉल्वेंट है ही नहीं, अब तो केवल एक ही कंपोनेंट थोड़ी है इसमें, तो आपने सोल्यूट भी मिक्स कर दिया, तो दो कंपोनेंट आ गए हमारे पास। तो इन दोनों कंपोनेंट्स के लिए जब आप देखोगे तो इसको अपन पी सोल्यूशन बोल सकते हैं। लेकिन आप देखो, आपने जो सोल्यूट लिया है उसकी कंडीशन क्या है, वो सॉलिड है और कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। तो सॉलिड के ऊपर प्रेशर कितना होता है, सॉलिड के ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि सॉलिड्स कैसे होते हैं, इनकंप्रेसिबल होते हैं, तो इसका मतलब उसके ऊपर तो दाब नहीं लगने वाला। तो इसका मतलब यहां पर ये दाब लगने वाला ही नहीं है, पक्का। अब देखो, टॉप सरफेस पे पहले 1000 पार्टिकल्स होते थे सॉल्वेंट के, होते थे, लेकिन जब आपने सोल्यूशन बना लिया तो अब ऊपर की तरफ 1000 तो नहीं होंगे, 1000 से कम होंगे, होंगे या नहीं होंगे, पहले तो ये बताओ। तो 1000 से कम होंगे, तो इसका मतलब क्यों होंगे 1000 से कम, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई मान लो 800 पार्टिकल होंगे सॉल्वेंट के, 200 किसके आए, 200 आ गए आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स। तो सोल्यूट के पार्टिकल्स पे तो प्रेशर लगता ही नहीं है, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा और हमेशा कम होने वाला है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के। मैथमेटिक्स पे नहीं जाना है आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ पर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि पहले सॉल्वेंट के प्रेशर कितने पार्टिकल्स पे लगता था, 1000 पार्टिकल्स पे, 1000 लिक्विड पार्टिकल्स पे। अभी जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 800 लिक्विड पार्टिकल पे लगता है और 200 सॉलिड पार्टिकल्स पे लगता है। तो सॉलिड पार्टिकल पे लगने वाला प्रेशर तो काउंट ही नहीं होता, तो 800 पार्टिकल्स पे लगेगा ना प्रेशर, तो इसका मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। बताइए, ये बात अपन को समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। बताइए, ये बात अपन को क्लियर है या नहीं? पक्का, यहां तक की बात अपने को क्लियर है? ठीक। तो देखो, जब इतनी बात अपने को क्लियर है तो अपन लोग यहीं पे कुछ मैथमेटिक्स देखते जाते हैं और साथ साथ में इसका रीजन भी लिखते जाएंगे। देखो कैसे, हाँ जी, देखो अपन ने एक स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट अपन ने कहां से निकाला, राउल्स लॉ से निकाला है ना। अब आप देखो, पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं यहाँ पर कि इसका मतलब है क्या यहाँ पर, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि भाई यहाँ पर सब चीजें हैं क्या। सबसे पहली चीज तो पी ए, दूसरी चीज पी ए नॉट क्या है, एक्स ए क्या है और एक्स बी क्या है, ये सब चीजें अपन को पता होनी चाहिए, राइट। तो आप देखो, ये जो है ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब मेरी बात समझो, आप यहां पर लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिक्स होता है तो उस समय पर जो भी वेपर प्रेशर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का ही होता है, वो और किसी का भी नहीं होता। ये बात तो अपन लोग पढ़ के आए ना। तो इसका मतलब यहां पर अपन लोग चाहे तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ या वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, राइट। ठीक है ना, आगे बढ़िए। इधर हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। याद कीजिए, समझ भाई। अब देखो, सोल्यूशन में दो ही चीजें अवेलेबल है, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। तो कैसा सोल्यूशन बना, वो बाइनरी विलयन बन गया।
तो बाइनरी सोल्यूशन के लिए XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, मोल फ्रैक्शंस का सम इक्वल टू 1 होता है। तो देखो अपन लोग XA की जगह पे ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस XB, यस और नो, पहले तो ये बताइए, लिख सकते हैं। तो देखो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। नेक्स्ट देखिए PA इज इक्वल टू PA नॉट, XA की जगह रख दिया 1 माइनस XB। नेक्स्ट लाइन में देखिए मैंने क्या किया है, PA नॉट को इधर डिवाइड कर दिया, तो PA अपॉन में PA नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस XB। अब क्या कर रहे हैं वो देख लो एक बार। अब क्या कर रहे हैं, XB को तो लेके जाओ इधर और इस पूरी की पूरी टर्म को उठा के लेके जाओ इधर। स्थानांतरण किया है, ट्रांसफर किया है अपन लोगों ने, लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड, राइट। XB इधर आ गया, ये उधर चला गया, पक्का। तो देखो अब अगर उधर चला गया तो ये टर्म क्या बन गई है, इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो XB इज इक्वल्स टू 1 माइनस PA ओवर PA नॉट, यही तो बनेगा। यहां पे जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, PA नॉट इधर आ जाएगा, PA नॉट माइनस PA, ये हो जाएगा XB। पहले तो ये बताओ यहां तक अपने को समझ में आ गया, वही चीज लिखी हुई है यहां पर भी, राइट। अब देखो ये टर्म क्या बताती है, इस टर्म को देखो, ये टर्म बताती है कि पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता था, लेकिन जैसे ही आपने उसमें कुछ मिक्स कर दिया तो पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया, और वो पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू है। तो बताओ ज्यादा कौन सी होती है, ज्यादा होता है हमेशा PA नॉट, ये वाला वैल्यू तो हमेशा और हमेशा कम ही होगा ना। तो इसका मतलब ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहा है आपको कि वेपर प्रेशर में क्या हो गई है, कमी हो गई है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को बता रहा है। बताओ ये बात तो समझ में आई क्या, वाष्प दाब में कमी को दर्शा रहा है ये ऊपर वाले पार्ट। अब ये क्या है, किसके रिस्पेक्ट में दर्शा रहा है, भाई पहले जितना आना चाहिए था उससे कम आ रहा है, ये तो मतलब हो ना, तो किसी के तो रेस्पेक्ट में दर्शाना पड़ेगा ना। तो रेस्पेक्ट क्या है, रेस्पेक्ट है हमारा जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर होता है उसके सापेक्ष हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो इस टर्म के सापेक्ष, मतलब इससे जब डिवाइड कर देते हैं तो ये जो पूरी की पूरी टर्म बन के आती है, इस पूरी टर्म को ही अपन लोग क्या बोल देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद रखना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछे तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ PA नॉट माइनस PA करना है, लेकिन अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछे तो इस पूरी टर्म का मान आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। यहां तक अपने को क्लियर हुआ, पक्का। अब आगे देखिए, आगे इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये तो हो गया एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो अपन को हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज अपन लोगों ने ऑलरेडी पहले किए तो वो भी आने चाहिए और ये सब भी आने चाहिए। यहां तक अपने को पार्ट क्लियर है, यहां तक तो कुछ पूछना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब देखो इस तरीके की मैथमेटिक्स का अपन लोग क्या यूज करेंगे या कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, वो एक बार अपन लोग अब देख लेते हैं कि कैसे अपन लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो बच्चों, अगला जो मेरा हेडिंग है जो मुझे यहां पर बताना है, डिटर्मिनेशन ऑफ देखो साइंटिस्ट जो है ना वो अपना दिमाग लगा ही लेते हैं। साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया और यहां पर साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया और यहां पे दिमाग लगाने के बाद कहा कि यार हम लोग इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को किसी चीज के लिए यूज तो कर सकते हैं ना। तो जैसे एक चीज देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। मान लीजिए कि आपने कोई सब्सटेंस ढूंढा, मतलब आप एक साइंटिस्ट हो स्टूडेंट्स, और आप लोगों ने क्या किया, कोई एक नया सब्सटेंस ढूंढा, डिस्कवर किया। अब उसका क्या नाम है, टेस्ट करोगे उसको? नहीं। अब पुराने टाइम पे जब बहुत ज्यादा एडवांस लैब्स नहीं हुआ करती थी, आज तो बहुत एडवांस लैब्स हो गई हैं, हम लोग उस लैब में उस मशीन के ऊपर रखेंगे, है ना। ऐसी बहुत सारी मशीन्स बन गई है जिसमें आप लोग डायरेक्टली उसके नाम तक, उसका डायरेक्टली नाम आ जाता है उस मशीन के ऊपर में, है ना। ऐसी बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आ गई हैं जिससे अपन लोग ये चेक कर सकते हैं, है ना। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया है ना, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया है, लिक्विड या गैसियस स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें आ गई जिनसे अपन डायरेक्टली पता कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे तो ऐसा होता नहीं था, तो अपन को कैसे पता चलेगा कि क्या है। तो जैसे मैं आपको बोलूं कि यार आपको है ना, एक आप
लगभग अंदाजा लगा सकते हो। बोले यार व्हाइट कलर का है, अच्छा व्हाइट कलर का है तो सोडियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी आ सकता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी आ सकता है। तो आपने ऐसे 2 3 4 ऑप्शंस अपने सामने बना के रख लिए, लेकिन है कौन सा, कंफर्म कौन सा है? अगर आपको ये पता करना है तो अपन लोग यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प लेते हैं। बोले ये कैसे बता सकते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज तो कुछ और ही बताता है। तो देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल सी बात है, क्या समझाएगा। सबसे पहले मान लो आपने पानी का प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ले लिया, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आपने ले लिया, और उसके बाद उसमें जो आपको सब्सटेंस आपने डिस्कवर किया है वो पानी में घोल लिया आपने। तो उसके बाद सॉलिड है, वो तो नॉन वॉलेटाइल है, तो उसको घोलने के बाद में क्या होगा, उसकी वेपर प्रेशर जो होंगी या उसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो कम आएगा। तो इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगा सकता हूँ। तो मुझे ये जानना है कि वो पदार्थ कौन सा है, तो मैं कैसे जान सकता हूं? जैसे मान लो NaCl है, एक एग्जांपल देखो, तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 58.5। मान लेते हैं कि वो पदार्थ जो है वो यहां पर क्या है, MgCl2 है। तो MgCl2 के केस में क्या होगा, 95 आना चाहिए था। अगर AlCl3 है तो भी अपन इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ जरा, ये मास अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, अपन को कंफर्म होता तब करते ना। तो अब देखो यही चीज मैं यहां से आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, तब मैं बताता हूं कि साइंटिस्ट ने कैसे पता किया, साइंटिस्ट ने इसकी हेल्प कैसे ली। तो देखो ये जो मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स को एक बार ऐसा लिखा जा सकता है क्या, देखो PA0 माइनस PA अपॉन में PA0 इज इक्वल्स टू XB, यस और नो, राइट। हमने ये चीज पहले आपको बता दी थी कि ये जो सॉल्यूशंस होंगे या ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगी वो किसके लिए होगी, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए होगी। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूट होना चाहिए कम और सॉल्वेंट होना चाहिए ज्यादा, यही होना चाहिए ना। मतलब सोल्यूट होना चाहिए कम और सॉल्वेंट होना चाहिए बहुत ज्यादा, तभी परफेक्टली डाइल्यूट सॉल्यूशन तो बनता है, यही है ना इसका मतलब। तो अब देखो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बी मतलब हमेशा सोल्यूट होता है, और इधर आ जाएगा Na प्लस Nb, यही तो आने वाला है। अब हम सब जानते हैं यहां पर कि Na प्लस Nb, भाई सॉल्यूट बहुत कम है, तो उसको जब सॉल्वेंट में जोड़ोगे, जैसे मान लो कि ये वैल्यू है 1 मोल है इसके, और इसके मोल से 0.0002 मोल्स है, तो टोटल जोड़ के कितना आया, 1.0002 मोल्स आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, लगभग Na के बराबरी तो आ गए ना। तो ये यहाँ पर Na के बराबर आ गए। और ऐसा क्यों लिखा हम लोगों ने, ऐसा कब संभव होगा, ऐसा केवल तभी संभव होगा जब सोल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, राइट। तो देखिए यहां पर अपन लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो बात समझ में आ गया कि यहाँ पे Na क्यों लिखा है। अब इधर देखो, इधर मैंने इसको लिख दिया डेल P लिख दिया। डेल P मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर या फिर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आप इसको दोनों तरीके से बोल सकते हो। ये वैल्यू हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, ये वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्लीज इस बात का ध्यान रख लें कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब देखो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ए मतलब सॉल्यूट, सॉरी ए मतलब सॉल्वेंट, बी मतलब सॉल्यूट, W मतलब गिवन मास, कैपिटल M मतलब मॉलिक्यूलर मास, यस और नो। इधर देखो, इधर क्या लिख सकते हो फिर आप, तो देखिए फाइनली अपन ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, डेल P ओवर PA0 इज इक्वल्स टू बना सकते हैं या नहीं, राइट। ये डेटा अपन को एक्सपेरिमेंट से मिलेगा। भाई प्योर वाटर का मिल गया, वो यहां पे रख देंगे, और सॉल्यूशन बनाने के बाद भी मिलेगा, वो भी रख देंगे, तो उनसे डिफरेंस निकल जाएगा क्या। अब पानी कितना लिया था उसका पता है, पानी का मॉलिक्यूलर मास पता है,
पानी में आपने कितना सॉल्यूट डाला है उसकी मात्रा भी तो पता है ना, तो क्या पता कर सकते हो? एमबी पता कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास पता कर सकते हो। जब मॉलिक्यूलर मास पता कर लोगे तो मान लो मॉलिक्यूलर मास आ गया 95, तो आप लोग श्योर होके क्या बोल सकते हो कि ये जो सॉल्ट है वो MgCl2 हो सकता है। और टेस्ट भी करने पड़ेंगे, लेकिन एक बार इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हेल्प से ये पता कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बताओ, पता कर सकते हो ना? तो बस इसका फॉर्मूला ऐसे और मॉडिफाई करके लिख दो, Mb इज इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। तो ये फॉर्मूला भी अपन लोग यूज कर सकते हैं। आप तो अगर ये फॉर्मूला भी याद कर लेंगे ना तो भी बेटा जी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो आई होप अपन लोगों को एक काफी सारी थ्योरी हो गई है, तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कैसे काम करना है। याद रखना ये वेपर प्रेशर हमेशा और हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जाता है ना। तो आरएलवीपी हमेशा और हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया जाता है। टेम्परेचर दिया हुआ है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सर, 25 डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चंस आसान होंगे लेकिन गिवन डेटा हमेशा लिखना पड़ेगा। याद रखना सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस में अगर अपन ने गिवन डेटा नहीं लिखा तो अपने क्वेश्चंस गलत होने के ज्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेपर प्रेशर ऑफ pure liquid at 25 Celsius is 100 mm of Hg. Calculate RLVP and lowering in vapor pressure if mole fraction of solute is देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहले एक बार समझ लें। अपन को दो चीजें पता करनी है, कैलकुलेट आरएलवीपी और एलवीपी। एलवीपी मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपन लोगों को पता करना है। देख लेते हैं एक बार क्या है, ये अपन को समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले तो अपन को क्या गिवन है वो देखो। अपन लोगों को प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पता है, इसका मतलब पीए नॉट पता है क्या, 100 mm ऑफ Hg। और एक और चीज पता है आप लोगों को, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट मतलब A। ये अपन को पता है ये कितना हो गया 0.80। पक्का, ठीक है। ये दो चीजें आपको पता है। आपको कैलकुलेट करना है आरएलवीपी। सबसे पहले आरएलवीपी का फॉर्मूला लिखो जो आप लोगों ने सीखा है। तो आरएलवीपी का फॉर्मूला सीखा है पीए नॉट माइनस पीए अपॉन में पीए नॉट इज इक्वल्स टू XB। यही तो सीखा है। और इस पूरी टर्म को ही तो RLVP बोलते हो ना। तो RLVP इज इक्वल्स टू XB। अब यहां पे तो दो ही चीजें अवेलेबल है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो XB को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस XA लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें किसका डेटा गिवन है, XA का, राइट। तो यहां पर आप देखिए RLVP कितना आना चाहिए, 1 माइनस 0.80 इज इक्वल्स टू 0.20। ये हो गया आपका RL, ठीक है। याद रखना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रेशर, यही तो हुआ ना।
तो इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है। याद रखना, कोई यूनिट मत चिपका के आ जाना इसके साथ में कि 0.20 बार्स, 0.20 mm ऑफ Hg, क्योंकि यहाँ पे mm लिखा है तो वहां पर भी मैं mm ऑफ Hg जोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? ठीक है, अब अपने को अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट बोला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे? ये देखो एक बार, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर में आपको चाहिए, आपको एक्चुअल में ये कैलकुलेट करना है PA नॉट माइनस TA, यही तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है ना। तो अब आप मुझे बताओ, आपके पास इसका डेटा तो गिवन है, PA नहीं पता आपको, तो PA का तो फॉर्मूला होता है, PA का फॉर्मूला क्या होता है? देखो PA इज इक्वल्स टू PA नॉट XA, यही तो फॉर्मूला होता है। तो अब आप देख लो कैसे इसको कैलकुलेट करना है। PA की वैल्यू बस आप यहाँ पे पुट कर दो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू, ये हो गया PA नॉट, और इधर आप पुट कर दीजिए PA नॉट XA। PA नॉट को बाहर निकाल दीजिए, इधर हो जाएगा 1 माइनस XA। क्लियर? PA नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, वो है 100 mm, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0.80, सॉल्व करने पे आएगा 100 इंटू 0.20, और फाइनली आंसर आ जाएगा 20। ये क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। प्रेशर में से प्रेशर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब अल्टीमेट जो वैल्यू है, जैसे 5 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर हटाओ, कितना बचता है? 3 किलोमीटर बचता है। तो प्रेशर में से प्रेशर हटाओगे तो आंसर तो प्रेशर में ही आएगा, हाँ या ना? तो उसकी यूनिट भी इसके साथ में जुड़नी चाहिए। तो यहाँ पे आप जोड़ोगे अब 20 mm ऑफ। बताइए, चीज समझ में आई आप लोगों को? कि देखिए फॉर्मूला में कितने तरीके के फॉर्मूलाज आ गए। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला अपन ने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए कर रखा है, राइट? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यू नीड टू पिक देम वेरी केयरफुल। ठीक है, तो अपन इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई होगी, है ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, अपकमिंग लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।